है 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। एमपी में 4 चरण में मतदान होना है तो छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होगा। एमपी में 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी, 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान, 4 जून को आएंगे नतीजे और लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है। इंतजार हो रहा था, इंतजार आखिरकार खत्म। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी साझा की गई कि मध्य प्रदेश में पिछली बार की तरह ही इस बार भी 4 चरण में चुनाव होंगे तो छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होने हैं। 7 चरणों में चुनाव होने का ऐलान किया गया है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसी के साथ देश में आचार संहिता भी लागू हो गई है। 543 सीटों के चुनाव 7 फेज में होंगे। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। तो 4 जून को नतीजे आएंगे और नतीजे आने तक इसमें 46 दिन लगेंगे। लोकसभा के साथ 4 राज्य जैसे कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तारीख इनकी भी जारी कर दी गई है। उड़ीसा में जहां 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोटिंग होगी। बाकी 3 राज्यों में एक फेज में चुनाव होने हैं। अरुणाचल और सिक्किम में 19 अप्रैल, आंध्र प्रदेश में 13 मई और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करें तो मध्य प्रदेश में शुरुआती 4 चरण में चुनाव, छत्तीसगढ़ में 3 चरण में चुनाव। लोकसभा के लिए मतदान होना है। देखिए, चुनावी बिगुल बज चुका है और अब इंतजार है वोटिंग का। उससे पहले कोशिश करते दिखाई दिए सभी प्रत्याशी। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो पहले चरण में 6 सीट हैं, सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा। दूसरे चरण में 7 सीटें हैं जो कि 26 अप्रैल को होगा। टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, बैतूल। तीसरे चरण की बात करें तो 7 मई को इसके चुनाव होने हैं। 8 सीटों को लेकर मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़। चौथे चरण की हम बात करें तो 13 मई को चुनाव होना है। 8 सीट इसमें है। देवास, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, रतलाम, धार इसमें शामिल बताई जा रही है। और चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दे देते हैं क्या कुछ समीकरण 2019 में रहे और क्या कुछ इस बार देखने को मिलेगा, वो भी आपको जानकारी दे रहे हैं। वहीं बातचीत हमारे संवाददाता लगातार मौके पर मौजूद रहे। अतुल शर्मा ने बातचीत की कृष्णा गौर से। क्या कुछ बातचीत हुई मंत्री से, सुनिए जरा। भारत निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतरे हैं। मंत्री कृष्णा गौर जी मेरे साथ है, मैं सीधे उनसे बात करता हूँ। मैम, कितनी तैयारी और वो घड़ी आ गई जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की बहुत तैयारी काफी पहले से शुरू कर दी थी और इसलिए आज तारीखों का ऐलान होते ही अब पूरी तरह से हम सब भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की विजय के लिए संकल्प के साथ अब चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। हमारा लक्ष्य हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाना। देश में भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए 400 पार करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः इस देश में तीसरी बार हम नेतृत्व सौंपेंगे। मैम, जिस तरीके से मिशन 29 के तहत काम करने की बात की जा रही है और लगातार ये भी देखने को मिल रहा है कि मोदी गारंटी तमाम, इसके साथ अन्य क्या मुद्दे होने जा रहे हैं? पूरे देश में वातावरण भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है, इसमें किसी को कोई संशय या संदेह हो ही नहीं सकता। और इसका बहुत बड़ा कारण है कि आजादी के इस अमृत वर्ष में 65 वर्षों तक राज करने वाली कांग्रेस की सरकारों का कुशासन और 10 वर्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सुशासन इस देश की जनता ने देखा है। और जो तुलनात्मक अध्ययन इस देश की जनता कर रही है उसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को वो बहुत ऊपर मान रही है और मानती है कि आने वाले समय में भारत का भविष्य अगर किसी के हाथों में उज्जवल है, सुरक्षित है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के। मैम, जिस तरीके से अमित शाह के दौरे लगातार हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर हुए, छिंदवाड़ा को लेके खासा फोकस रहा। एक आकांक्षी जो सीट है उसमें छिंदवाड़ा महत्वपूर्ण भूमिका में। किस रणनीति के तहत आप लोग छिंदवाड़ा को टारगेट कर रहे हैं? हाँ, इस बार भी हमारी पूरी रणनीति छिंदवाड़ा में विजय फतह करने की होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार छिंदवाड़ा में हमारे प्रत्याशी भाई बंटी साहू जी प्रचंड बहुमत से विजयी होंगे। इस बार का जो लक्ष्य 29 सीटों पर विजय का हमने रखा है वो पूरा करके ही रहेंगे।
देखिए, कांग्रेस के पास कहने के लिए बस अब यही बचा है कि वो इस तरह से जो थोड़े बहुत लोग उनके समर्थक हैं वो भी टूट कर न जाए, वरना तो कांग्रेस पार्टी का पतझड़ शुरू हो गया है। और किस प्रकार से बड़े नेता भी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अपना रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ कि भगवान श्री राम के मंदिर के निमंत्रण को ठुकराकर जो भगवान का अपमान किया है कांग्रेस पार्टी ने, उसका फल उनको भुगतना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी कृष्णा गौर, साफ तौर पे यही कह रही हैं कि लोकसभा चुनाव में 29 लोकसभा जो सीटें हैं वो बीजेपी के पक्ष में आ रही है और कांग्रेस का जो पतझड़ है वो चल रहा है। और भगवान राम को लेकर जिस तरीके से बात की जा रही है कि भगवान राम ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है, इसलिए आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में एक बार फिर से बीजेपी और कमल खिलता हुआ दिखाई देगा। विषय में आशुका अतुल शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भोपाल। तो देखिए, बातचीत आपको सुना रहे थे। सीधा रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता का। ग्वालियर से विनोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, देखिए, जानकारी दीजिएगा। ग्वालियर की मैं बात करूं और इन सीटों की अगर मैं बात करूं तो तीसरे चरण में इस सीट पर चुनाव होना है, बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं ये सीटें। ऐसे में क्या कुछ अपडेट मिल रहा है, ज्यादा जानकारी क्या? देखिए, अगर हम चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद की बात करें तो बहुत ज्यादा कुछ अभी ऐसा चेंजेस दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक अपना कैंडिडेट घोषित किया नहीं है। केवल एक ही लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, फूल सिंह बरैया भिंड लोकसभा से। अभी ग्वालियर में कांग्रेस चिंतन मंथन कर रही है, गुना में कर रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ किसको उतारे, मुरैना में शिवमंगल के अगेंस्ट में किसको उतारा जाए, क्योंकि उस सीट पर पहले नरेंद्र सिंह तोमर सांसद हुआ करते थे और अब शिवमंगल सिंह तोमर को टिकट वहां पर दिया गया। इसी तरह ग्वालियर में भारत सिंह कुशवाहा पूर्व मंत्री रहे, बीजेपी ने उनका टिकट घोषित किया। तो समीकरण की अगर बात करें तो कांग्रेस चिंतन मंथन के बाद जब अपना कैंडिडेट घोषित करेगी उसके बाद सही समीकरण सामने आएगा। अभी तो स्थितियां ये हैं कि जनता भी अभी किसी कैंडिडेट के साथ खुलकर ना तो समर्थन में खड़ी हो पा रही और ना ही कोई ज्यादा चर्चा सुनने को मिल रही है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही दोनों दल अपने प्रत्याशी घोषित कर देते हैं, बीजेपी ने कर दिए, कांग्रेस भी कर दे, तो उसके बाद फिर खुल के किसी एक के साथ लगा जाए, जिसको जो कैंडिडेट पसंद आए उसका वो प्रचार प्रसार करे। लेकिन ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव की तैयारी पिछले 1 से 1.5 महीने पहले कर दी थी और लगातार ये देखने में आ रहा है कि बीजेपी हर रोज अपने 2-2, 3-3 मंडलों के साथ बैठक कर रही है। आज भी मैं देख रहा था जो प्रत्याशी है यहाँ के भारत सिंह कुशवाहा, वो 3-4 मंडलों में लगातार बैठक कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस थोड़ी अभी पिछड़ती नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। ग्वालियर से ये जो समीकरण देखने को मिल रहे हैं विनोद, और ऐसे में देखने वाली बात रहेगी कि क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आते हैं। 4 जून को नतीजे भी साफ हो जाएंगे। रायपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुश शर्मा जुड़ गए हैं। अंकुश, जैसा कि हम डिस्कशन कर रहे थे, आपने भी जानकारी दी थी कि पिछली बार 3 चरण में चुनाव हुए थे, इस बार भी ऐसे ही देखने को मिल सकता है। वैसा ही कुछ इस बार देखने को मिल रहा है, ज्यादा अंतर नहीं है। और बस्तर की, जैसे कि हमने बात की थी, संवेदनशील इलाका है, पहले चरण में बस्तर के चुनाव होंगे। क्या कुछ जानकारी? चलिए, अंकुश से संपर्क टूट गया, एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। विनोद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, देखिए, जैसे कि फिलहाल स्केड्यूल दिखाई दिया, जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी, स्केड्यूल वैसा ही है, ज्यादा अंतर नहीं है। सवाल यही खड़ा हो रहा था कि जो अंतर देखने को मिलेगा वो कितना होगा। अगर हम सियासी समीकरण की बात करते हैं, हाँ, नजर आ रहे हैं तो कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं ग्वालियर चंबल संभाग में, और उनको देखते हुए प्रेशर दोनों ही तरफ है, चाहे हम बात कांग्रेस की करें या फिर हम बात बीजेपी की करें। और ऐसे में तमाम दौरे बैठकें दोनों तरफ से दिखाई दे रही हैं। लेकिन कितना प्रभाव पड़ेगा आने वाले नतीजों में? देखिए, मैं बताऊं, जो इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया है वो बहुत ज्यादा अलग नहीं है। 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था लगभग वैसा ही है, 1-2-4 दिन आगे पीछे हो गया, क्योंकि उस समय भी अप्रैल में चरण हुआ था और मई में जाके खत्म हुआ था। और वैसे ही जो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है वो भी इस बार देखने को मिला है। बस अंतर इतना आ गया है कि इस बार 4 जून को मतगणना होगी। लेकिन अगर हम सियासी समीकरण की बात करें तो देखिए, बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया उस समय कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना से लोकसभा प्रत्याशी थे, ग्वालियर से जो अशोक सिंह राज्यसभा सांसद बन गए वो कांग्रेस के कैंडिडेट हुआ करते थे, और विवेक सेजवलकर बीजेपी के पुराने नेता जिनको संघ की विचारधारा का कहा जाता है, वो ग्वालियर से बीजेपी के कैंडिडेट थे। इस बार
बिल्कुल अंतर आ गया है। नरेंद्र सिंह चुनाव मैदान में नहीं है, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में है और ग्वालियर में नया चेहरा भारत सिंह। तो परिस्थितियां थोड़ी सी बदली जरूर है, क्योंकि नए चेहरे जी और अलग जी अलग पार्टी से चेहरे देखने को मिले हैं। तो जनता को मन बनाने में थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन जो एक माइंड सेट एक बार जनता का हो जाता है कि वो किस कैंडिडेट को किस आधार पर अपना वोट बिल्कुल देना चाहती है, जी उसके बाद ये तय करती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, निश्चित ही। और ऐसे में एक माइंडसेट जरूर तय हो जाता है जनता के कहीं ना कहीं दिमाग में, पहले ही एक सोच बन जाती है। अंकुश, आपका मैं रुक करना चाहूंगी, जरा बताइएगा 3 चरण में छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे हैं। जैसा कि देखिए हम बातचीत भी कर रहे थे, बस्तर की हमने बात की थी, वैसा ही पहले चरण में चुनाव देखने को मिल रहा है। क्या कुछ और जानकारी? देखिए 2019 में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव संपन्न हुए थे, वैसा ही शेड्यूल जो है इस बार भी जारी किया गया है और 2024 का जो रण है उसमें भी 3 चरणों में चुनाव होंगे। 3 चरणों में चुनाव जो है, पहले चरण जो है बस्तर के लिए रखा गया है। बस्तर की लोकसभा सीट पर पहला चरण इसलिए रखा गया है कि छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शुमार है जहां पर अभी भी नक्सलवाद कहीं न किन्हीं क्षेत्रों में हावी है। उस नक्सलवाद एरिया में चुनाव कराना बहुत बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के सामने, और निर्वाचन आयोग की पूरी कोशिश होगी कि वहां उस एरिया में निर्वाचन जो है शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। फोर्सेस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, फोर्सेस की तैनाती वहां पर की जाएगी। नक्सल प्रभावित क्षेत्र यानी बस्तर संभाग की अगर बात करें तो वहां पर कई पोलिंग बूथ या कई गांव ऐसे हैं जहां पर आज भी पहुंच मार्ग नहीं है। आज भी वहां पर पैदल रास्ते से या फिर नदियां पार करके वहां पर पहुंचा जा सकता है, और कई रास्ते तो इतने दुर्गम है जहां केवल और केवल हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है। तो उसको लेकर एक फेस निर्वाचन आयोग ने रखा है। वहां की तैयारियां जो है मुकम्मल कर ली गई हैं, चूंकि अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है। तो विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां थी उसमें थोड़ा सा और प्लस करना पड़ेगा, तो उसके बाद लोकसभा चुनाव वहां पर निपट जाएगा। अब अगर हम राजनीतिक परिदृश्य से अगर छत्तीसगढ़ को समझें तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं। 11 लोकसभा सीटों में से 9 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, 2 पर कांग्रेस का कब्जा है। इस बार बीजेपी की पूरी कोशिश है कि 11 की 11 लोकसभा सीटें जीती जाएं, और यही कारण है कि बीजेपी हर एक मामले में 2 कदम आगे चल रही है। हम टिकट वितरण की अगर बात करें तो बहुत पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 11 के 11 कैंडिडेट घोषित कर दिए गए। 11 के 11 कैंडिडेट उनको एक बड़ा लंबा समय मिल गया अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने के लिए, तो वो लगातार अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस अभी तक केवल 6 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतार पाई है। 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारना उनके लिए अभी भी बाकी है, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की जो पुरजोर कोशिश है कि बाकी बचे हुए 5 जो कैंडिडेट है उनको भी जल्द से जल्द चुनावी मैदान में उतारा जाए। मनोबल कहा रहा है, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि विचार विमर्श चल रहा है, वहीं बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पास दरअसल कैंडिडेट्स ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, और निश्चित तौर पर इस तरीके के जवाब जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहे हैं। सुबह की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव भी ये कहते नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पदाधिकारी रामू रोहरा हमारे साथ हैं, उनसे एक बार प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बीजेपी एक कदम आगे चल रही है कांग्रेस से, 11 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। कांग्रेस का पैच कहाँ फंस रहा है, कहाँ क्या देख रहे हैं? 5 सीटें अभी तक वो पत्ते नहीं खोल पाए। कांग्रेस में संशय की स्थिति है, चुनाव लड़ें न लड़ें, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि 6 सीटें घोषित होने के बाद, 6 प्रत्याशी घोषित होने के बाद कुछ उम्मीदवारों ने दिल्ली जाकर आग्रह किया कि हम इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि जनता अपना मन बना चुकी है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा जीतने का लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, क्योंकि हमें जनता का जनादेश प्राप्त हो रहा है। आप सभी ने देखा विधानसभा में 54 सीट हम जीत के दिखा दिए कि जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित है, माननीय मोदी जी की तरफ आकर्षित है। जिस तरीके से तारीखों का ऐलान हुआ है उन तारीखों को लेकर कांग्रेस पार्टी अभी भी कह रही है, और कांग्रेस पार्टी के संचार विभाग के अध्यक्ष कह रहे हैं कि अगर 2 चरण में चुनाव होता तो थोड़ा सा जनता को सहूलियत हो जाती। जनता को सहूलियत नहीं, वो अपनी सहूलियत की देख रहे हैं कि कुछ समय और मिल जाए, हमें ये चुनाव टल जाए। उनका तो मंशा ये कि हम चुनाव न लड़े, तो कोई न कोई बहाना खोज रही है। जनता पूर्ण तरीके से मन बना चुकी है, और जनता के विषय में कांग्रेस को मालूम है कि इस बार हमारा सुपड़ा साफ होने वाला है।
तो ये इस तरीके के आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी लगाती आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो बच रहे हैं चुनाव लड़ने से, क्योंकि यही कारण है कि वो अभी तक उनकी टिकट का घोषणा नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत के तमाम दावे जरूर कर रही है, लेकिन अगर राजनीतिक परिदृश्य को दूसरे नजरिए से समझे तो हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत हासिल हुई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी है, उनका जोश एकदम हाई है और इस हाई जोश का फायदा कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में उठाने की कोशिश केंद्रीय नेतृत्व करता हुआ नजर आएगा। यही कारण है कि 11 फायदा मिलेगा कि नहीं, ये तो वक्त के साथ ही पिक्चर क्लियर हो जाएगी।